नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम। तो हम सिलेबस के जो है 2 महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के उपागमों को देख चुके हैं, व्यवहारवाद दे चुके हैं, हम उत्तर व्यवहारवाद को भी देख चुके हैं। ये तीनों ही टॉपिक बहुत अहम हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। और आज हमारा नया टॉपिक है राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम। और ये पहले यूनिट का अंतिम टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे हम अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, और बीए फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये अंतरशास्त्रीय उपागम आगे भी आपके उच्च अध्ययन और एमए तक काम आता है। तो आइए देखते हैं अंतरशास्त्रीय उपागम क्या है। तो अंतरशास्त्रीय उपागम का अगर परिचय देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18वीं शताब्दी में से पहले भिन्न भिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। समाज का अध्ययन आपस में जुड़ा हुआ था। 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ और फिजियोथ्रेटस ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र समाज विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया, लेकिन 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया का विरोध किया जाने लगा। बहुत सारे विचारक थे, जैसे एक नाम मैं लूँगी, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने एडम स्मिथ द्वारा स्थापित राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समाज विज्ञान के रूप में आलोचना की। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने भी बहुत जोरदार शब्दों में ये बात कहा कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। इस बात का उन्होंने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, अतः मार्क्स ने सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल दिया। तो मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया। सामाजिक संगठन की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटने का अनुमोदन किया गया था। समाज की जटिलता को देखते हुए किसी एक समाज विज्ञान के द्वारा तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया। इसलिए समाज विज्ञान के अनेक भाग किए गए, जिससे सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से हो सके। तो अंतरशास्त्रीय उपागम का अगर हम अर्थ देखें तो दूसरे महायुद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन की एक नई दिशा उभरी है, और वह है अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति। अंतरशास्त्रीय अथवा अंतर अनुशासनात्मक उपागम सभी समाजशास्त्रों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है, उनके अलगाव और पृथकता को अस्वीकार करता है। इस उपागम का जोर इस बात पर है कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिकल साइंस वाला जो है वो पृथकता से अध्ययन करे। पॉलिटिकल साइंस वाले को अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, दर्शनशास्त्री, इन सबसे संपर्क में रहना होगा। अतः यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि अनेक समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग रूप तो है, लेकिन अगर हमें उसका उपयोगी रूप देखना है तो सभी समाज विज्ञानों को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा और मिलजुल कर अध्ययन करना होगा। और व्यवहारवाद के जन्म के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि तमाम समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं, बल्कि अंतःशास्त्रीय, शास्त्रीय मतलब अनुशासन, शास्त्रीय मतलब विषय, अलग अलग विषयों का अंतरशास्त्रीय इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अंतरशास्त्रीय उपागम क्या है ये बताइए, तो आपको ये बताना है कि अंतरशास्त्रीय उपागम से तात्पर्य है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर जोर देता है। अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु आदि की भी सहायता लेता है। यह सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती, बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि वह सही परिणामों पर पहुंचा जा सके। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विषय वस्तु और तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में हस्तांतरित करना। देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई राजनीति वैज्ञानिक भारत में बोडोलैंड, तेलंगाना, विदर्भ इन राज्यों की मांगों के कारणों का विश्लेषण करना चाहता है तो वो अगर अध्ययन करेगा तो उसे वहाँ के आर्थिक असंतुलन, आर्थिक विषमता, इन सब कारणों का अर्थशास्त्री से आंकड़े लेने पड़ेंगे
और फिर समझना पड़ेगा कि वहाँ क्यों बार बार कह रहे थे कि राज्य पुनर्गठन होना चाहिए, नए राज्यों की मांग होनी चाहिए। तो इस प्रकार फिर वो सिद्ध कर सकता है कि भाई यहाँ गरीबी थी, विषमता थी, यहाँ नई आर्थिक असंतुलन था, लोगों का विकास नहीं था, इसलिए कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो एक विद्वान है, उसका नाम है सिजविक। तो सिजविक ये कहता है कि यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो वो अत्यधिक लाभदायक होगा, तो हम जिससे कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर उसके बाद ये जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान के अन्य विषयों से क्या लिया है और स्वयं उस विषय ने क्या दिया है। तो इस प्रकार जो है राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम पर बल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अंतरशास्त्रीय उपागम के लक्षण क्या हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसके बारे में शॉर्ट और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण में 3 विभिन्न विचारधाराएं आई थीं, जिन्हें परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी धारणाएं कहा जाता है। तो हम अगर तीनों में मिलकर हम देखें कि क्या लक्षण है, तो ये लक्षण इस प्रकार हैं। पहली बात, इतिहास, विधिशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अपनी निर्भरता कम करते हुए पॉलिटिकल साइंस को नए समाज विज्ञान, कौन से, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, इनके नवीन विकासों से ग्रहण कर अपनी विषय वस्तु को समृद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज विज्ञानों के साथ मिलजुल कर ही इसकी स्टडी हो सकती है। तीसरी बात, यह सभी समाज विज्ञानों को केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है। जैसे ये स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है, धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, शक्ति है, समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है, समूह है। फिर भी ये मानता है कि ठीक है, केंद्रीय विषय तो अलग अलग हैं, लेकिन समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धति एक ही है, अर्थात सभी समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, मूल्य निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं। चौथा लक्षण देखें तो यह राजनीति विज्ञान की शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहता है और सांख्यिकी और परिणामात्मक निरूपणों के प्रयोग पर अधिक बल देता है। यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसकी एकता पर बल देता है। यह उपागम राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है, यह संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है, यह राज्य, सरकार, संविधान आदि के अध्ययन पर के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, दबाव, हित समूह, इन सब की स्टडी करेगा। अब देखो, ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता था, संस्थाओं का अध्ययन करता था और उसका भी औपचारिक अध्ययन करता था। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने क्या कहा, उसने कहा भाई इन राज्य और संस्थाओं को चलाने वाला जो इंसान है, मानव व्यवहार है, उसका अध्ययन करो और उस मानव व्यवहार के अध्ययन के आधार पर आप ये बता सकते हो कि अच्छा राज्य कैसे चलाया जाए, अच्छी कार्यपालिका कैसी हो या व्यवस्थापिका कैसी हो। और इसने क्या किया, क्या है का अध्ययन किया। परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में बैठकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट केवल किताबों का अध्ययन करते थे, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने कहा कि जाओ फील्ड में जाओ और देखो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अगर कोई नेता बनता है तो उसके नेता बनने के कारक क्या है, अगर अच्छा नेता है तो अच्छा नेता कैसे कार्य करता है, कौन से निर्णय लेता है, उसके अच्छे निर्णय कैसे हैं। तो इस प्रकार मानव व्यवहार के अध्ययन पे बल देके, और वो कहता है कि तमाम वो अध्ययन पद्धतियाँ अपनाओ जो कि उसे वैज्ञानिक बनाती हैं, और इन अध्ययन पद्धतियों के कारण ही आप भविष्यवाणी की क्षमता से किसी विषय को युक्त कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है राजनीति विज्ञान में इन सारी चीज़ों पर बल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्रावैधिक उपागमों को आत्मसात कर लिया था और चुनाव संबंधी व्यवहार और राजनीतिक विश्वासों, अभिवृत्तियों के अध्ययन और अनुसंधान सामान्य विषय बन चुके थे। समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक संकल्पनाएं राजनीतिक विकास को समझने में जब अपर्याप्त होने लगी, तब ये कहा गया भाई आर्थिक सिद्धांत लाइए, गणित लाइए, सांख्यिकी प्रारूप लाइए और उन पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरशास्त्रीय उपागमों को हम देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि समाज विज्ञानों में एकता होनी चाहिए या अनेकता, इस पर हमने ये विचार किया। तो समाज विज्ञान का कोई भी उचित अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के सीमित दायरे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज तथा सामाजिक मानव के हर पहलू आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग करके उसका अध्ययन करना असंभव है। इसलिए तमाम सामाजिक विज्ञान आपस में संबंधित हैं और अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ने समाज विज्ञानों में इस संबंध को उभारा है। तो आज अगर हम देखें तो राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि विभिन्न राजनीतिक शास्त्र की नई शाखाओं का खुलासा हुआ है और इससे लगता है कि राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना नहीं चल सकता, न ही अन्य सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। तो समाज में जटिल संगठन का अध्ययन समाज विज्ञानों की आपसी एकता तथा आदान प्रदान से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतरशास्त्रीय उपागम राजनीति विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों पर बल देता है। तो आप जो है इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें छोटे बड़े तमाम तरह के सवाल आते हैं और जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक के क्रम में मैं आपको बताऊंगी कि अंतरशास्त्रीय उपागम की अवधारणाएं क्या थी। तो अवधारणाएं परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का भी हम डिटेल अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा उपागम सामाजिक विज्ञानों की एकता में विश्वास करता है, तो उसका उत्तर होगा अंतरशास्त्रीय उपागम। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अंतरशास्त्रीय उपागम से क्या समझते हो, तो आप लिखेंगे कि अंतरशास्त्रीय उपागम से अभिप्राय है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक है, अतः इनमें से किसी का भी अध्ययन अलगाव के रूप में न होकर आपसी तालमेल के रूप में होना चाहिए। तो सारी सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार अगर मतदान व्यवहार देखो तो हमने मतदान व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे कारण देखेंगे। तो ये आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने अंतरशास्त्रीय उपागम पर बल दिया था और राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम के लक्षण भी हमने देखा। ये सभी सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल देता है और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पे और मनोविज्ञान इन सब पद्धतियों को मिला जुला मानता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने अपने चौखट में बंद है, सभी पद्धतियों को आपस में मिलकर अध्ययन करना चाहिए। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और जब हम मिलेंगे तो उस पर डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।